Hello everyone, welcome to my channel. Welcome to the next part of the Tele ERP9. लास्ट पार्ट में हमने काफ़ी अकाउंटिंग टर्म्स ऑलरेडी कर ली हैं। अब थोड़ी बहुत बची हैं तो हम इस वाली वीडियो में वो कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी वेंट टू द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने काफ़ी कुछ कर लिया था कि टेली ERP9 होता क्या है, अकाउंट एंड ऑल। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है लास्ट पार्ट, वो प्लीज़ आप जाके लास्ट पार्ट देख लेना एंड देन कम टू दिस पार्ट। सो इस वीडियो में हमने स्टार्ट करना है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। आई होप आपने लास्ट पार्ट देख लिया होगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ओके, सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दैट थिंग। आई एम जस्ट मूविंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये है कि हमें एंट्रीज को कैसे कैसे पोस्ट करना है, कौन सी एंट्री डेबिट में होती है एंड कौन सी क्रेडिट होती है, राइट। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट हु इज रिसीवर, वो होगा डेबिट, एंड हु इज गिवर, उसे हमने करना है क्रेडिट। तो मतलब अगर कोई भी चीज है, किसी ने कुछ रिसीव करा है, कोई भी एसेट या समथिंग जो भी चीज है, या कोई परचेज करके लेके आया है ना, तो उसके पास जो भी वो चीज रिसीव कर रहा है, जो उसका रिसीवर है, जिसको मिल रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। एंड जो उस चीज को दे रहा है, उसको हम करेंगे क्रेडिट। जब हम एंट्रीज करेंगे तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा, राइट। अभी के लिए इतना कि हु इज रिसीवर डेबिट होगा एंड हु इज गिवर वो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट है अगर, या आप जस्ट इसको ऐसे लर्न कर लो कि हु इज रिसीवर, जिसको रिसीव हो रही है वो डेबिट होगा एंड जो गिव जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। और जो हमारे पास आ रहा है डेट, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो हमारे पास से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। कोई भी लॉस है या एक्सपेंस है, मतलब हमारा जो भी खर्चा हो रहा है या हमें कोई लॉस हो गया है ना, तो वो डेबिट होगा। और कोई भी प्रॉफिट है या हमें इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे कोई भी एंट्रीज पोस्ट करने में, राइट। सो आई होप सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टैली के ग्रुप। ये ऑलरेडी टैली सॉफ्टवेयर में आपके पास होंगे कि दीज आर सम ऑफ द प्राइमरी ग्रुप एंड दीज आर सम ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप, राइट। तो प्राइमरी ग्रुप में क्या आता है हमारे पास? कैपिटल अकाउंट, लोन्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, miscellaneous expenses, suspense account, branch division, sales account, purchase account, direct income, direct expenses, indirect income and indirect expenses। सो ये जो सारे हैं ये कुछ प्राइमरी ग्रुप है, एंड इस साइड जो लिखे हैं ये है सेकेंडरी ग्रुप फ्रॉम 16 to 28। मतलब कि जो रिजर्व एंड सरप्लस जो अकाउंट होगा वो किसके अंडर जाएगा? कैपिटल अकाउंट के, जो प्राइमरी ग्रुप में हमने ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है, राइट। तो आपको सबसे पहले कि प्राइमरी ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं, इन अकाउंट्स का मतलब क्या है, इन टर्म्स का मतलब क्या है। देन सेकेंडरी ग्रुप में आपको पता चल जाएगा कि ये लोन लाइबिलिटी में आएगा, कि ये करंट लाइबिलिटी में आएगा, कि ये करंट एसेट में आएगा, राइट। तो हम सबसे पहले मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि इसमें प्राइमरी ग्रुप में ये जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग क्या है, राइट। फर्स्ट हमने उसमें पढ़ा था कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट हम किसे बोलते हैं? अ कैपिटल अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच समवन इन्वेस्ट इन एंड अर्न फ्रॉम अ बिजनेस। मीन्स एक कैपिटल अकाउंट वो होता है जिसमें एक जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है एक बिजनेस में, जो उसके स्टार्टेड उसने बिजनेस जैसे स्टार्ट करा है जिस इनकम से, उसको हम बोलेंगे कि उसने कितना लगाया है उस बिजनेस में, दैट इज द कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 10,000। जो श्याम है उसने बिजनेस स्टार्ट करा है कुछ 10,000 रुपीज से, तो श्याम क्या हो गया? एक कैपिटल अकाउंट हो गया, बिकॉज उसने इतने रुपीज 10,000 से उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो दिस इज द कैपिटल, कि कितनी कैपिटल उसने लगाई उस बिजनेस में। सो ये आ गया हमारे पास कैपिटल अकाउंट में आ गया कि एक बिजनेस कितनी अमाउंट से स्टार्ट किया गया, एक बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो दिस इज द कैपिटल अकाउंट। सेकंड आता है हमारे पास लोन लाइबिलिटी। लोन तो हमें पता ही है कि हमने लोन लिया है, उधार है। लाइबिलिटीज का मतलब कि हमारे ऊपर कुछ उधार चढ़ा हुआ है, तो एक तरह से वो लाइबिलिटी होगी, लोन हो गया हमारे पास, ठीक है। अ लाइबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओज यूजुअली अ सम ऑफ मनी। तो लोन लाइबिलिटी का मतलब कि कुछ उधार है,
एग्जाम्पल, राम हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹10,000। तो राम क्या है, एक लोन लाइबिलिटी हो गया, बिकॉज उसने एक लोन ले रखा है 10,000 रुपए। थर्ड आ गया हमारे पास करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का मतलब हमें पता है कि उधार की बात हो रही है। करंट लाइबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी डेट करंट लग गया, मतलब कि वो जो चीज है वो विद इन 12 मंथ के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, करंट लाइबिलिटी आर डेट्स डेट आर ड्यू विद इन 12 मंथ, जो 12 मंथ के अंदर अंदर ड्यू है, और द ईयरली पोर्शन ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट। मतलब जो हमने लाइबिलिटी है वो विद इन द 12 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, दे देनी है हमें। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे करंट लाइबिलिटी विद इन द 1 ईयर, और उस ईयरली पोर्शन में वो हो जानी चाहिए, वो डेट क्लियर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म डेट हो गए, डिविडेंट हो गए, नोट्स पेबल एज वेल एज इनकम टैक्स। और सो हमें इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो दिस इज द करंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जिसे बिजनेस की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है एक तरह से बिजनेस का वो। एंड इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म टेंजिबल पीस ऑफ प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट जो वो फर्म ने उसको परचेज किया है एंड वो यूज कर रही है, उसकी प्रॉपर जनरेशन हो रही है, इनकम हो रही है उस एसेट से। जैसे कि कोई भी बिजनेस है, उसने कोई मशीनरी खरीदी एंड उस मशीनरी से ही उसका बिजनेस चल रहा है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीजें बन रही हैं उसके बिजनेस में, वो सिर्फ उस एसेट की वजह से बन रही हैं एंड उस एसेट की वजह से ही उसका बिजनेस आगे चल रहा है। सो फिक्स एसेट हम इस चीज को बोलते हैं, जैसे कि कोई मशीनरी लिया है किसी ने, कोई लैंड लिया है किसी ने, कोई बिल्डिंग है, तो दैट इज द फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट हमारा टेंजिबल होता है। ठीक है, टेंजिबल पीस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, कोई भी इक्विपमेंट वगैरह हो गया। सो वो हो गया हमारे पास फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो हम सभी को पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। कहीं पे भी इन्वेस्ट करना मनी है ना, इन्वेस्टमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, राइट। एंड इन्वेस्टमेंट इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू इन्वेस्ट और द थिंग दैट यू इन्वेस्ट इन इट, कि आप किस चीज में पैसे लगा रहे हो। द इन्वेस्टमेंट का मतलब बेसिक है कि आपने किसी भी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करा है मनी। करंट एसेट, जैसे कि करंट लाइबिलिटीज का हमने पढ़ा, सेम इसमें करंट एसेट्स में है, बस लाइबिलिटी की जगह एसेट चेंज हो गया। कैश और अदर एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। उसमें क्या था, हमें जो लाइबिलिटी थी वो पे करनी थी विद इन 12 मंथ और 1 ईयर, है ना। अब एसेट है, एसेट में क्या बोला हुआ है कि कोई भी कैश है या कोई भी एसेट है, एसेट मतलब मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह हो गया, राइट। तो जो कोई भी एसेट है वो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन 1 ईयर के अंदर, तो वो हमारा होगा करंट एसेट। करंट एसेट, राइट, कि अगर हमने कोई भी मशीनरी है, अगर हमने उसको बेचना है, वो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, राइट। तो वो होते हैं हमारे पास करंट एसेट। हम पढ़ेंगे अगर करंट एसेट कौन से होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस। Miscellaneous expenses is a journal ledger account that may contain a large number of minor transactions. These transactions are for amount so small that they are not worth categorizing in a separate account. It means that miscellaneous जो expense का account बनता है, उसमें क्या होता है, जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस के, वो ऐसा तो है नहीं कि वो अलग अलग इतने सारे बनाएगा, राइट। कि कोई भी क्लोथ का कोई खर्चा आ गया है या किसी और छोटा मोटा कोई खर्चा आ गया है, तो उसके लिए जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो अलग अलग अकाउंट नहीं बनाती है, वो सारा जो ये छोटा मोटा खर्चा होता है वो उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देती है, राइट। और हमने ऑलरेडी उसमें पढ़ लिया था कि जो हमारे खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एसेट साइड पे आता है जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मतलब कि कोई एंट्री हमें समझ नहीं आ रही, कोई चीज हमें समझ नहीं आ रही कि हम इस चीज को हम किस में रिकॉर्ड करें। ये कुछ अनक्लासिफाई सी चीज आ गई, कोई ट्रांजैक्शन आ गई, कि हम इसको कहाँ पे शो करें, किसमें, किस अकाउंट में शो करें हम इस चीज को। तो वो चीजें हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, अ सस्पेंस अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर यू रिकॉर्ड अनक्लासिफाइड ट्रांजैक्शन। जो अनक्लासिफाइड ट्रांजैक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। द अकाउंट टेम्परेली होल्ड एंट्रीज while you decide how you will classify them। तो जो अकाउंट है वो
टेम्परेरी टर्म्स में उन एंट्रीज को होल्ड करके रखता है सस्पेंस अकाउंट। अगर हमें बाद में पता चले कि हाँ जी इसको यहाँ पे डालना है तो हम उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट इसलिए हमें हेल्प करता है। ब्रांच डिवीजन क्या है? अकाउंट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द मेन कंपनी कम अंडर द ब्रांच डिवीजन। जो मेन कंपनी है उसके अंदर भी कुछ ब्रांचेस होती है, तो जो उसके अकाउंट्स है वो ब्रांच डिवीजन में प्रिपेयर होते हैं। अलग तरह से ब्रांच डिवीजन हो गया कि ब्रांचेस आ गई और उसका ब्रांच डिवीजन है। मेन कंपनी के ब्रांचेस, उनके अकाउंट प्रिपेयर करना डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के, तो आ गया हमारे पास ब्रांच डिवीजन। सेल्स अकाउंट, कोई भी सेल हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग करनी, दैट इज सेल ट्रांजेक्शन, राइट। ये कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। क्रेडिट मतलब उधार पे भी हो सकती है। परचेज अकाउंट सेम चीज, कि परचेज करिए हमने, बाइंग ऑफ गुड्स हुई है, या तो कैश हुई है या तो क्रेडिट हुई है, तो एन अकाउंट इन विच रिकॉर्ड्स आर केप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द बाइंग ऑफ गुड्स। परचेज करना, बाइंग करना किसी भी चीज की, तो वो आएंगे हमारे पास परचेज अकाउंट में। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो हमें डायरेक्ट उस बिजनेस से हो रही है। द इनकम विच आर अर्नड फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटी, कि जो बिजनेस का जो मेन काम है उससे जो इनकम हो रही है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इनकम। इन अदर वर्ड्स, इनकम अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन विच द बिजनेस इन डीलिंग। जिस चीज में वो बिजनेस डील कर रहा है, जो उसका मेन काम है, उससे जो भी गुड और सर्विसेज सेल करके हमें जो भी इनकम अर्न हो रही है, मिल रही है, हमें अर्न हो रही है, वो हमारी होगी डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एनी एक्सपेंसेस incurred टू मैन्युफैक्चर और परचेज गुड्स एंड टू ब्रिंग देम इनटू सेलेबल कंडीशन। मींस जो कंपनी का जो बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटी है, उसकी जो भी गुड और सर्विसेज वो सेल कर रही है या प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, राइट, तो उसमें उनको जो भी खर्चा हो रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो वो आ जाएंगे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। लाइकवाइज इनडायरेक्ट इनकम नेक्स्ट है 14th पॉइंट। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम डायरेक्ट तो हमें पता चल गई कि जो डायरेक्टली लग रही है उसमें, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम जो हो रही है उससे हमें, वो आगे हमारे पास डायरेक्ट इनकम। पर इनडायरेक्ट में क्या बोला हुआ है? जो इनकम अर्न हो रही है हमें कुछ नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज से, मतलब कि कोई हमने कुछ बेच दिया सामान, ऐसे कबाड़ पड़ा हुआ है कंपनी का, है ना, उससे हमें कुछ पैसे मिल गए, तो वो हमारा एक तरह से वो इनडायरेक्ट होगी इनकम। वो हमें, जो हमारा बिजनेस है उससे कोई इनकम नहीं हुई है हमें, वो हमें ऐसे कबाड़ फूल पड़ा था हमने उठा के बेच दिए, कुछ न्यूज़पेपर्स पड़े हैं बिजनेस में, कंपनी में, है ना, वो उठा के बेच दिए, उससे कुछ प्रॉफिट हो गया, उससे इनकम हो गई, तो ये हमारी हो गई इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे अब इनडायरेक्ट इनकम था वैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं। Expenses incurred to sell goods and to operate the business are called indirect expenses। जैसे कि हमारे पास हो गए ऑफिस एक्सपेंस, मार्केटिंग, सेलिंग। जैसे हाँ कोई भी बिजनेस है, उसको एडवर्टाइज करना है अपने बिजनेस के बारे में, काम तो उसका ये है नहीं ना, पर खर्चा तो हो गया उसका उस चीज का, उस चीज के लिए, तो वो हमारा आ गया कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया हमारा। एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंस हो गया, मार्केटिंग और सेलिंग में जो खर्चा हो गया है ना, फाइनेंशियल या कोई और खर्चा हो गया, तो ऐसे ऐसे हमारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। सो ये हमारे कुछ प्राइमरी जो ग्रुप था हमारे, उसकी कुछ टर्म्स थी, राइट। अब जब हम जो टेली ईआरपी 9 है उसमें कुछ वाउचर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है कॉन्ट्रा वाउचर। उसके लिए जो सामने मैंने लिखी है F4, F5, F6, ये उसकी कुछ फंक्शन कीज है, कि कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करने के लिए F4 की फंक्शन की 4, F4 की प्रेस करनी पड़ेगी हमें, तो देन कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होगा। पेमेंट वाउचर के लिए हम F5 प्रेस करेंगे की, रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 करेंगे, जर्नल वाउचर ओपन करने के लिए F7 करेंगे, सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए F8 करेंगे, परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए F9 करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस F8 प्रेस करेंगे, डेबिट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस F9, एंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड मेमोरेंडम वाउचर के लिए F10 एंड ऑल्ट प्लस F10 करेंगे। तो जब हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जब हम उसमें एंट्रीज करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे कैसे, कौन कौन सी एंट्रीज कहाँ पे करनी है। आपको सेल परचेज इनका तो पता चल ही गया होगा कि सेल की एंट्रीज कहाँ आएंगी, परचेज की है तो कहाँ आएगी,
राइट, कुछ रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट आ गया। कॉन्ट्रा वाउचर का मीन्स ये है जिसमें कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस आती हैं। कैश एंड बैंक इन्वॉल्व होता है उनमें सिर्फ, और कुछ नहीं होता। तो वो होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज। बाकी हम करेंगे वीडियो में आगे आगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे एंट्रीज करनी है। अभी के लिए इतना ही। Let's meet in the next part of the Tele ERP9. ओके, तो तब तक आप इसको रीड करो एंड प्रैक्टिस करो। एंड इफ यू नीड दिस नोट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन। आई विल attach this PDF in the description if you need. अदरवाइज आप इसमें से अगर पढ़ सकते हो तो इट्स ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।